एक और 11 एकता में शक्ति की कहानी। पहला अध्याय, बादशाह का अहंकार और बीरबल का मौन। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में एक सर्द सुबह बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार में बैठे थे। दरबार की भव्यता देखते ही बनती थी। जहां दूर दूर से आए ज्ञानी, दरबारी और मनसबदार अपनी जगह पर आसीन थे। बादशाह अकबर अपनी महानता और साम्राज्य के विस्तार पर अक्सर गर्व महसूस करते थे। एक दिन दरबार में एक नया कवि आया। उसने बादशाह की शान में एक लंबी कविता पढ़ी, जिसमें उसने अकबर को पृथ्वी पर एकमात्र बलशाली और अद्वितीय बताया। बादशाह उसकी चापलूसी से बहुत प्रसन्न हुए। कवि के जाने के बाद अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, ऐ मेरे वजीरों, तुम सब ने सुना मैं अद्वितीय हूं। क्या वास्तव में इस संसार में मेरे बल और बुद्धि की कोई बराबरी कर सकता है? क्या तुम मानते हो कि मेरे अलावा कोई और शक्ति है जो अकेले ही सब कुछ कर सकती है? सभी दरबारी हमेशा की तरह बादशाह की हां में हां मिलाने लगे। जहां पनाह, आप ही सर्वोच्च है। आपके जैसा बलशाली कोई नहीं। आप एक थे और आपका एक ही सब पर भारी है। परंतु बीरबल हमेशा की तरह चुप थे। बादशाह की नजर उन पर पड़ी। बीरबल, तुम क्यों चुप हो? क्या तुम इस बात से सहमत नहीं हो कि एक ही सबसे बड़ी संख्या और सबसे बड़ी शक्ति है? अकबर ने थोड़ी नाराजगी से पूछा। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, आपके बल और बुद्धि पर मुझे कोई संदेह नहीं। आप निसंदेह एक महान राजा हैं। किंतु जहां तक संख्या और शक्ति का सवाल है, मैं विनम्रता से इतना कहूंगा कि एक और एक मिलकर 11 बनते हैं, न कि 2। अकबर चौंक गए। क्या मतलब बीरबल? ये कैसा मूर्खतापूर्ण हिसाब है? गणित तो ये कहता है कि एक में एक जोड़ने पर 2 होता है। तुम राजदरबार में ऐसी बात कहकर मेरे ज्ञान को चुनौती दे रहे हो? बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं गणित नहीं बल्कि जीवन के सहयोग और एकता के सिद्धांत की बात कर रहा हूं। मैं आपको यह बात सिद्ध करके दिखाऊंगा, परंतु मुझे इसके लिए कुछ समय और आपकी आज्ञा चाहिए। अकबर ने मुस्कान के साथ कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूं। यदि तुम अपनी बात सिद्ध न कर पाए तो तुम्हें मेरे सामने मूर्खों की सूची में अपना नाम लिखना होगा। दूसरा अध्याय, अलग अलग जीवन और अकेलापन। बीरबल ने दरबार से विदा ली और अगले कुछ दिन उन्होंने साम्राज्य के भीतर छोटे छोटे उदाहरण जुटाने में लगाए। उन्होंने देखा कि अकेला किसान अपनी पूरी जमीन अकेले नहीं जोत सकता। उसे बैल, एक और एक, या अन्य मजदूरों, कई एक, की मदद चाहिए। उन्होंने देखा कि अकेला मजदूर एक विशाल पत्थर को नहीं उठा सकता, लेकिन 2 मजदूर, एक और एक, मिलकर उसे आसानी से उठा लेते हैं। परंतु बीरबल जानते थे कि बादशाह को इन सामान्य उदाहरणों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उन्हें एक ऐसा उदाहरण चाहिए था जो सीधे मानवीय शक्ति और सहयोग को दर्शाता हो। बीरबल ने शहर के 2 छोरों से 2 व्यक्तियों को चुना। पहला व्यक्ति कालू नाम का एक बलशाली गठा हुआ मजदूर था। वो शारीरिक रूप से इतना मजबूत था कि अकेले ही 2 आदमियों का भार उठा सकता था, लेकिन वो स्वभाव से अकेला था, किसी पर भरोसा नहीं करता था और हमेशा अपने काम को अकेले ही करने में विश्वास रखता था। दूसरा व्यक्ति धन्ना नाम का एक साधारण दुबला-पतला आदमी था, जो स्वभाव से बहुत मिलनसार और सहयोगी था। वो शारीरिक रूप से कमजोर था, पर लोगों के साथ मिलकर काम करने में माहिर था। बीरबल ने उन दोनों को महल में बुलाया और उन्हें अलग अलग काम दिए। कालू को अकेले ही एक बड़ा और भारी संदूक महल की 3री मंजिल तक पहुंचाने का आदेश मिला। कालू ने अपनी पूरी ताकत लगाई, पसीना बहाया, सांसें फूली, लेकिन भारी संदूक सीढ़ियों के मोड़ पर अटक गया। लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे अकेला नहीं उठा सका। उसने हार मान ली। अगले दिन बीरबल ने धन्ना को वही काम दिया।
धन्ना ने मुस्कुराते हुए बीरबल से कहा, हुजूर, मुझे एक और आदमी चाहिए। धन्ना ने पास खड़े एक पतले से सेवक को अपने साथ लिया। दोनों ने मिलकर संदूक को सावधानी से उठाया। धन्ना ने सेवक को बताया कि कहाँ झुकना है और कहाँ बल लगाना है। एक धन्ना और एक सेवक, दोनों ने मिलकर संदूक को आसानी से तीसरी मंजिल तक पहुंचा दिया। अकबर ने यह सब देखा, पर वे अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। तीसरा अध्याय, बादशाह की चुनौती और अंतिम प्रमाण। सप्ताह का अंतिम दिन आ गया। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया। बीरबल, तुम्हारे उदाहरण दिलचस्प थे, पर वे साधारण जन के हैं। मैं राजा हूं, और मैं अब भी मानता हूं कि मेरा एक होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं आपको एक आखिरी प्रमाण देना चाहता हूं, जो सीधे हम सबके जीवन से जुड़ा है। बीरबल ने एक नया खेल शुरू किया। उन्होंने दरबार के बीचों बीच एक बड़ा चमकीला रेशमी कपड़ा बिछवाया। फिर उन्होंने कालू, बलशाली मजदूर, को बुलाया। कालू, तुम इस कपड़े को पकड़कर इसे अपनी ओर खींचो। कालू ने कपड़े का एक किनारा पकड़कर पूरी ताकत से खींचा। कपड़ा थोड़ा सा हिला, पर उसकी चमक और भव्यता अपनी जगह बनी रही। कालू का एक बल कपड़े को उसकी जगह से हटाने में नाकाम रहा। अब बीरबल ने धन्ना और उस सेवक को फिर बुलाया। धन्ना और सेवक, तुम दोनों इस कपड़े के दोनों किनारे पकड़ो और विपरीत दिशा में खींचकर इसे फाड़ दो। धन्ना और सेवक ने कपड़े को पकड़ा। धन्ना ने सेवक से कहा, हम दोनों एक ही समय पर, एक ही बल और दिशा में खींचेंगे। जैसे ही बीरबल ने इशारा किया, एक धन्ना और एक सेवक ने मिलकर जोर लगाया। चिर्र की आवाज के साथ रेशमी कपड़ा बीच से फट गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बलशाली कालू अकेला उस कपड़े को हिला भी नहीं सका। लेकिन दो दुबले पतले व्यक्ति, एक और एक, जिन्होंने एक ही दिशा में बल लगाया, उन्होंने उसे फाड़ दिया। बीरबल ने तुरंत बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, देखिए, कालू का एक बलशाली होने के बावजूद असफल रहा, क्योंकि वो अकेला था। लेकिन धन्ना और सेवक ने जब अपने बल और दिशा को एक कर दिया, तब उनका परिणाम 2 नहीं, बल्कि 11, एक बड़ी सामूहिक शक्ति बन गया। जब 2 उंगलियां एक साथ मिलकर मुट्ठी बनती है, तभी प्रहार में असली शक्ति आती है। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में अब अहंकार नहीं, बल्कि गहरी समझ थी। वाह बीरबल, तुमने न सिर्फ गणित को झुकाया, बल्कि एक महान सत्य को भी उजागर किया। एक राजा के रूप में मेरा एक होना तब तक बेकार है, जब तक मेरे वजीर, सिपाही और प्रजा मेरे साथ एक होकर खड़ी न हो। अगर तुम और मैं एक नहीं होंगे, तो हमारी सल्तनत कमजोर है। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और पूरे दरबार में घोषणा की, आज से ये केवल एक मुहावरा नहीं, बल्कि हमारे शासन का सिद्धांत होगा। 1 और 1 11 होते हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब आप अकेले बलशाली नहीं, बल्कि 11 गुना बलशाली है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति अकेलेपन में नहीं, बल्कि सही दिशा में किए गए सहयोग और एकता में निहित होती है। क्या आप इस कहानी को एक नैतिक शिक्षा के साथ समाप्त करना चाहेंगे, या आप अकबर बीरबल की कोई और रोचक कहानी सुनना चाहेंगे? तमाचे का बदला, मूर्खता का दंड और बीरबल का न्याय। अध्याय 1, बादशाह का उदास मन और हास्य की तलाश। आगरा के शाही किले में एक दोपहर बादशाह अकबर अपने खास दीवान खास में बैठे थे। मौसम सुहावना था, लेकिन बादशाह का मन उदास था। राज्य में शांति थी, खजाना भरा था, फिर भी उन्हें कुछ कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपने सबसे प्रिय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर देखा, जो हमेशा की तरह चेहरे पर मंद मुस्कान लिए बैठे थे। बीरबल, अकबर ने आह भरी, इस विशाल साम्राज्य में सब कुछ है, पर लगता है जैसे जिंदगी में रंग कम हो गया है।
मुझे आज कुछ नया, कुछ मजेदार चाहिए। ऐसा कुछ जो मेरी उदासी को दूर कर दे और साथ ही बुद्धि को चुनौती भी दे। बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, हर चीज का मजा वक्त पर निर्भर करता है। खाने का मजा भूख से आता है और हास्य का मजा तनाव से। पर आज्ञा दीजिए, अगर आपको हास्य चाहिए तो मैं एक ऐसी घटना का वर्णन करता हूं जो अभी अभी नगर में घटी है। यह घटना मूर्खता, लालच और न्याय की अजीबोगरीब मांग का अद्भुत मिश्रण है। अकबर उत्सुक हो उठे। बताओ बीरबल, किस मूर्ख ने इस शांत शहर में कोई नई गड़बड़ी फैलाई है? अध्याय 2, लालची किसान और शरारती राहगीर। बीरबल ने कहानी शुरू की। जहां पनाह, नगर के बाहर एक गरीब किसान मंगलदास रहता था। गरीब इसलिए नहीं कि वो मेहनती नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो हद से ज्यादा लालची था। उसे मुफ्त में कुछ भी मिल जाए तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझता था। एक दिन वो किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी वहां से एक बेरोजगार और बेहद शरारती राहगीर, जिसका नाम चमनलाल था, गुजरा। चमनलाल गरीब था, पर उसका दिमाग शरारतों से भरा रहता था। चमनलाल बहुत भूखा था। उसने देखा कि मंगलदास जमीन पर बैठकर आराम कर रहा है। उसके पास जाकर चमनलाल ने बड़े अदब से कहा, मालिक, मैं कई दिनों से भूखा हूं। क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? लालची किसान मंगलदास ने अपनी झोंपड़ी की ओर इशारा किया। जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। यहां सिर्फ मेहनत का खाना है जो मैंने खुद कमाया है। चमनलाल को गुस्सा आया, पर उसने अपनी भूख को दबाया और फिर एक तरकीब सोची। उसने अचानक किसान के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। किसान अपनी जगह से उछल पड़ा। ए दुष्ट, तूने मुझे तमाचा क्यों मारा? चमनलाल ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इतना भूखा था कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरे पास आपको भोजन के बदले देने के लिए पैसे नहीं थे। ये तमाचा मेरी ओर से आपको तमाचे के बदले का किराया है। अब मैं जा रहा हूं। किसान अवाक रह गया। उसे गुस्सा तो आया, पर उसके लालची दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। उसने सोचा, वाह, ये तमाचा तो बड़ा कीमती है। अगर मैं इस आदमी को दरबार ले जाऊं तो बादशाह से मुझे इस तमाचे के किराए के लिए बड़ा इनाम मिलेगा। लालच में आकर किसान ने चमनलाल को पकड़ लिया और खींचता हुआ सीधे राज दरबार ले आया। अध्याय 3, न्याय की अजीबोगरीब मांग। किसान और राहगीर दोनों अकबर के सामने खड़े हुए। जहां पनाह, न्याय कीजिए। इस आदमी ने मुझे बिना किसी कारण के तमाचा मारा है। किसान मंगलदास चिल्लाया। अकबर ने चमनलाल की ओर देखा। क्यों रे, तूने इस सीधे सादे किसान को क्यों मारा? चमनलाल ने पूरी सच्चाई बता दी। हुजूर, मैं भूखा था। मैंने इससे खाना मांगा। जब इसने मना किया तो मेरे पास इसे दंड देने या किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए मैंने इसे तमाचा मारा और कहा कि ये मेरे अपराध का या किराए का भुगतान है। मुझे पता था कि ये लालची है और इस तमाचे को पैसे कमाने का जरिया बनाएगा। किसान मंगलदास झट से बोला, हां, जहां पनाह, इसने मुझे तमाचा मारा और मैं इसके लिए बदला नहीं चाहता। मैं तो इस तमाचे की कीमत चाहता हूं। इस तमाचे के कारण मेरी इज्जत का नुकसान हुआ है, मुझे दर्द हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस राहगीर को 100 सोने के सिक्के देने का हुक्म दिया जाए, जो मेरे इस कीमती तमाचे का उचित मूल्य होगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे। तमाचा पड़ा है और ये आदमी बदला लेने के बजाय पैसे मांग रहा है। अकबर ने सिर खुजलाया। ये तो अजीब मामला है। क्या कोई तमाचा भी इतना कीमती हो सकता है? तभी बीरबल आगे बढ़े। जहां पनाह, ये मामला मूर्खता और लालच का है। किसान बदला नहीं, बल्कि मुआवजा चाहता है। ये राहगीर गरीब है और 100 सोने के सिक्के नहीं दे सकता, लेकिन न्याय तो करना ही होगा। बीरबल ने अकबर से धीरे से फुसफुसाकर कुछ कहा। अकबर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आई।
ठीक है, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा, बीरबल, तुम इस मामले का न्याय करोगे। अध्याय 4। बीरबल का तमाचे का बदला। बीरबल ने किसान मंगलदास और राहगीर चमनलाल को देखा। उन्होंने मंगलदास से कहा, किसान, तुम्हारी मांग उचित है। तुम्हारे गाल पर पड़ा तमाचा तुम्हारी एस्त पर नहीं, बल्कि तुम्हारे लालच पर पड़ी चोट है। लेकिन चूंकि तुमने मुआवजे की मांग की है, तुम्हें मुआवजा जरूर मिलेगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा बदलाव है। उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाया और धीरे से उसके कान में कुछ कहा। सैनिक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। फिर बीरबल ने चमनलाल से कहा, चमनलाल, तुम गरीब हो, तुम 100 सोने के सिक्के नहीं दे सकते, लेकिन तुमने जो कीमत दी है वो अब किराए के रूप में वसूल की जाएगी। बीरबल किसान से बोले, किसान मंगलदास, तुम्हें 100 सोने के सिक्के जरूर मिलेंगे, लेकिन ये सिक्के अभी यहां नहीं हैं। चमनलाल ने तुम्हारे गाल पर जो किराया दिया है, तुम्हें भी उसे आगे बढ़ाना होगा। बीरबल ने सबको चौंकाते हुए आदेश दिया, हे किसान मंगलदास, ये राहगीर चमनलाल तुम्हें 100 सोने के सिक्कों का भुगतान करेगा, लेकिन जब तक वो सिक्के लेकर नहीं आता, तुम्हें उसका कर्ज चुकाना होगा। चूंकि उसने तुम्हें एक तमाचा देकर किराया दिया था, इसलिए तुम भी राहगीर चमनलाल को ठीक वैसा ही, उतना ही जोरदार एक तमाचा जड़ दो। यही तुम्हारा बदला और तुम्हारे मुआवजे की पहली किस्त होगी। किसान मंगलदास ने पलके झपकाई। उसका लालच तुरंत उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। उसने सोचा, एक तमाचा मारने के बदले में अगर मुझे 100 सोने के सिक्के मिलने वाले हैं, तो ये तो फायदे का सौदा है। किसान ने लालच में आकर राहगीर चमनलाल की ओर देखा और पूरी ताकत से उसके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। धड़ाम की आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। चमनलाल अपने गाल को सहलाता हुआ दूर जा गिरा। अध्याय 5। असली न्याय और मूर्ख का दंड। जैसे ही किसान ने तमाचा मारा, बीरबल ने तुरंत अपने हाथ उठाए। बस रुको, बीरबल ने घोषणा की, न्याय पूरा हुआ। किसान मंगलदास आंखें फाड़कर बीरबल को देखने लगा। हुजूर, ये क्या? मुझे तो 100 सोने के सिक्के मिलने थे। तभी वो सैनिक वापस आया जिसके कान में बीरबल ने फुसफुसाया था। वो सैनिक अब चमनलाल की जगह 100 सोने के सिक्के लेकर दरबार में आया था। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, किसान मंगलदास, सुनो, जब तुमने राहगीर चमनलाल को पहला तमाचा मारा, तब तुमने उससे पहला बदला ले लिया। जब तुम लालच में आकर उसे दूसरा तमाचा मारने को तैयार हो गए, तो तुमने 100 सोने के सिक्कों के लिए उस गरीब राहगीर का कर्जा चुका दिया। बीरबल ने सैनिक से 100 सिक्के लिए और चमनलाल को दे दिए। चमनलाल, ये 100 सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुमने किसान से एक तमाचा खाया और इस तमाचे के लिए ये तुम्हारा 100 सोने के सिक्कों का मुआवजा है, क्योंकि तुमने राजा के सामने सच बोला और उसकी मूर्खता को सबके सामने लाया। फिर बीरबल ने किसान मंगलदास की ओर मुड़कर एक कड़ा सबक दिया। किसान, तुमने एक तमाचा खाया, उसका बदला तुम्हें मिल गया। तुमने एक तमाचा मारा और उस तमाचे के कारण तुम्हारे हाथ से 100 सोने के सिक्के निकल गए। तुमने सोचा था कि मुफ्त में सोना मिलेगा, पर लालच में आकर तुमने वो सोना भी खो दिया और मार भी खाई। अब जाओ, तुम्हारा बदला भी पूरा हुआ और तुम्हारा लालच भी पूरा हुआ। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर ठाके लगाकर हंस पड़ा। बादशाह अकबर भी अपनी गद्दी से खड़े हुए और बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने मूर्खता को ही उसका सबसे बड़ा दंड बना दिया और लालच को उसी के जाल में फंसा दिया। सचमुच तुम्हारे न्याय में हास्य भी है और ज्ञान भी। तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का एक तमाचा 100 सोने के सिक्कों से भी भारी होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी की नैतिक शिक्षा को बताऊं, या अकबर बीरबल की कोई और किस्सा प्रस्तुत करूं? वो शरद ऋतु का एक शांत और सुहाना दिन था। आगरा के किले के दीवान-ए-आम सार्वजनिक सभागार में दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर
अपने सिंहासन पर बैठे अक्सर अपने साम्राज्य की भौतिक समृद्धि पर चिंतन करते थे, लेकिन आज उनका मन गहरे दार्शनिक प्रश्न में उलझा हुआ था। उन्होंने अपने हाथ में ली हुई चांदी की कलम को मेज पर रखा और एक गहरी सांस ली। "ऐ मेरे वजीरों," अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, "हम धन, बल और युद्धों की बात बहुत करते हैं। हमने कई दुश्मनों को हराया है, कई विद्रोहों को दबाया है, लेकिन आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में सोच रहा हूं जो तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली है, जो राजा और रंक दोनों को समान रूप से कंपाती है।" दरबारी उत्सुक हो उठे। "जहां पनाह," एक दरबारी ने पूछा, "आप किस अदृश्य शत्रु की बात कर रहे हैं?" "मैं डर, फियर की बात कर रहा हूं," अकबर ने कहा। "मुझे लगता है कि डर ही संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। ये आदमी से कुछ भी करवा सकता है और कुछ भी छीन सकता है।" फिर उन्होंने सवाल पूछा जिसकी वजह से दरबार में हलचल मच गई। "तुम बताओ, इस संसार में सबसे बड़ा डर किसका है? कौन है जो सबसे अधिक भयभीत होता है? राजा या वो गरीब जो कल के खाने की चिंता करता है?" H4 दरबारियों के मत H4। तुरंत दरबारियों में बहस छिड़ गई। पहला दरबारी, "जहां पनाह, सबसे बड़ा डर मौत का होता है, जो हर अमीर गरीब को डराता है।" दूसरा दरबारी, "नहीं हुजूर, सबसे बड़ा डर गरीबी और सम्मान खोने का होता है, खासकर अमीरों को।" तीसरा दरबारी, "मैं कहता हूं, सबसे बड़ा डर राजा का होता है। उन्हें हमेशा तख्तापलट का, धोखे का और अपने प्रियजनों को खोने का डर सताता है।" H4 बिरबल का हस्तक्षेप H4। सभी अपनी अपनी बातें कह रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह बीरबल शांत थे। अकबर ने उनकी ओर देखा। "बीरबल, तुम शांत क्यों हो? तुम ही इस रहस्यमय प्रश्न का उत्तर दो। किसका डर सबसे बड़ा होता है?" बीरबल ने अदब से झुककर कहा, "माफ करना जहांपनाह, यह प्रश्न केवल बातों से हल नहीं होगा। डर कोई चीज नहीं, बल्कि एक भावना है, और भावनाओं का हिसाब गणित से नहीं लगाया जा सकता। तो कैसे लगाया जा सकता है?" अकबर ने चुनौती दी। "जहांपनाह," बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, "मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि संसार में सबसे बड़ा डर उसका होता है जिसके पास कुछ भी खोने को नहीं होता।" दरबारी ये सुनकर हंस पड़े। "ये कैसा मूर्खतापूर्ण तर्क है बीरबल? जिसके पास कुछ नहीं, वो खोएगा क्या?" बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, "यही तो रहस्य है जो मैं एक सप्ताह के भीतर सिद्ध कर दूंगा। मुझे दो व्यक्तियों की आवश्यकता है, एक अत्यंत अमीर और दूसरा अत्यंत गरीब।" अकबर ने अपनी सहमति दे दी। अध्याय 2, प्रयोग की तैयारी, अमीर और फकीर। बीरबल ने अपने प्रयोग के लिए दो पात्रों को चुना। सेठ धर्मपाल, वो आगरा का सबसे अमीर व्यापारी था। उसके पास सोना, चांदी, घोड़े और महल की कोई कमी नहीं थी। वो हर पल अपनी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। माधोदास, एक फकीर जो शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे रहता था। उसके पास एक फटा हुआ कंबल, एक भिक्षा पात्र और ईश्वर का नाम जपते हुए होठों के सिवा कुछ नहीं था। उसे न कल की फिक्र थी, न परसों की। बीरबल ने दोनों को एक एक करके महल में बुलाया। सेठ धर्मपाल को डर। बीरबल ने धर्मपाल को बुलाया और कहा, "सेठ जी, बादशाह ने आज रात आपके महल में कुछ गुप्त खजाना रखने का फैसला किया है। यह आपकी निजी सुरक्षा के लिए है, लेकिन एक शर्त है। यह खजाना चोरी होने पर आपकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी।" सेठ धर्मपाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी रातों की नींद उड़ गई। वो पहरेदार बढ़ाने लगा, हर कोने में निगरानी रखने लगा। उसे अब केवल अपने खजाने के चोरी होने का डर सता रहा था। उसका डर सुरक्षा से जुड़ा था। माधो दास को चुनौती। बीरबल ने माधो दास को बुलाया। "माधो दास," बीरबल ने कहा, "बादशाह ने तुम्हें एक सोने का सिक्का दिया है, इसे रखो।" माधो दास ने सिक्का लिया और अपनी झोली में रख लिया। बीरबल ने कहा, "लेकिन सुनो, ये सिक्का तुम्हें ईमानदारी से रखना है। अगर ये चोरी हो गया तो तुम्हें सजा मिलेगी।"
माधो दास हंसा। हुजूर, मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, एक सोने का सिक्का ही है। ये भी चोरी हो गया तो क्या? मैं फिर से भीख मांगने लगूंगा। बीरबल ने सोचा, इस पर संपत्ति का डर काम नहीं करेगा। अध्याय 3, डर की परीक्षा, फकीर का डर। बीरबल ने अब माधो दास के लिए एक अलग जाल बुना। अगले दिन बीरबल ने अपने 2 चतुर सेवकों को माधो दास की कुटिया के पास भेजा। पहला सेवक एक व्यापारी के भेष में माधो दास के पास आया। फकीर, मैं दिल्ली जा रहा हूं। मेरे पास ये बहुत ही जरूरी कागज है जो बादशाह अकबर के खिलाफ साजिश का सबूत है। अगर ये सबूत बादशाह के हाथ लग गया तो मैं मार डाला जाऊंगा। तुम इसे एक रात अपने पास छुपा लो। कल सुबह मैं तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम दूंगा। माधो दास पहले तो हिचका, मैं क्यों रखूं? व्यापारी, सेवक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए तुम ही सबसे सुरक्षित हो। मेरी जान बचा लो। माधो दास का हृदय पसीज गया और उसने वो गुप्त कागज, जो वास्तव में एक कोरा पन्ना था, अपनी फटी हुई झोली में रख लिया। रात होते ही दूसरा सेवक एक गुप्तचर के भेष में माधो दास की कुटिया के पास आया। ओ फकीर, मैंने सुना है कि तुमने किसी भगोड़े व्यापारी का देशद्रोह का कागज छुपा रखा है। मुझे बताओ, वो कागज कहाँ है, वरना बादशाह तुम्हें सीधा हाथी के पैर के नीचे कुचलवा देंगे। माधो दास के चेहरे पर पहली बार असली डर दिखाई दिया। वो कांपने लगा। माधो दास का आंतरिक द्वंद्व। पहला डर, अगर मैंने कागज दे दिया तो मैं उस व्यापारी की जान खतरे में डाल दूंगा। मानवता खोने का डर। दूसरा डर, अगर मैंने कागज नहीं दिया तो बादशाह मुझे मार डालेंगे और मैं शहीद भी नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मैंने देशद्रोह में मदद की है। जीवन और सम्मान खोने का डर। डर के मारे माधो दास ने पूरी रात वो कागज झोली से निकालकर देखता रहा। कभी उसे मिट्टी में छुपाता तो कभी उसे छाती से चिपका लेता। वो न सो सका, न खा सका। उसका डर अब उसकी जान और धर्म, मानवता से जुड़ा था। अध्याय 4, दरबार में परिणाम। अगले दिन बीरबल ने दरबार लगाया। उन्होंने सेठ धर्मपाल और फकीर माधो दास को बुलाया। 1. सेठ धर्मपाल का हाल। सेठ धर्मपाल दरबार में आए तो उनकी आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ था। अकबर ने पूछा, सेठ जी, तुम्हारा गुप्त खजाना सुरक्षित है? सेठ ने हां कहा, लेकिन उसका शरीर डर से कांप रहा था। जहां पनाह, पूरी रात जागकर गुजरी। मुझे डर था कि कहीं कोई मेरे महल में न घुस आए। मैंने जीवन में इतनी चिंता कभी नहीं की। ये डर असहनीय है। डर का कारण संपत्ति, रुपया पैसा, भौतिक हानि। 2. माधो दास का हाल। माधो दास दरबार में आया तो वो किसी प्रेत की तरह दिख रहा था। वो बीरबल के सामने कांपते हुए गिर पड़ा। हुजूर, मुझे माफ कर दो। मैंने कोई देशद्रोह नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक मुसीबतजदा आदमी की मदद की थी। ये रहा वो कागज। उसने कांपते हाथों से वो कोरा कागज बीरबल को सौंप दिया। मैंने अपनी जिंदगी में मौत का डर कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। पर उस व्यापारी का कागज छुपाने के बाद मुझे डर लगा कि कहीं मैं अन्याय का भागी न बन जाऊं और कहीं मैं झूठा न साबित हो जाऊं। ये डर मेरी आत्मा तक को कंपा गया। डर का कारण जान, सम्मान, मानवता और धर्म। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, देखिए, सेठ धर्मपाल का डर केवल सोने के सिक्कों तक सीमित था। वे सिक्के वापस कमा सकते हैं। उनका डर छोटा था, क्योंकि वो केवल बाहरी था। लेकिन माधो दास के पास खोने को कुछ नहीं था। फिर भी जब उसने किसी और की जान बचाने का भार उठाया और जब उसकी ईमानदारी दांव पर लगी, तो उसका डर इतना बड़ा हो गया कि उसने उसकी आत्मा को भी कंपा दिया। वो डर आंतरिक और बड़ा था। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, सबसे बड़ा डर उसका नहीं होता जिसके पास सबसे अधिक धन होता है,
बल्कि सबसे बड़ा डर उसका होता है जो नैतिकता, मानवता या किसी दूसरे की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाता है। जिसका डर बाहर की चीजों, संपत्ति, बल से होता है, वो छोटा होता है। जिसका डर अंदर की चीजों, ईमानदारी, ज़मीर, धर्म से होता है, वो संसार का सबसे बड़ा डर होता है। बादशाह अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, तुम महान हो। तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान को सबसे अधिक डर अपने ज़मीर के हाथों खोने का होता है। जिसके पास खोने के लिए केवल अपना सम्मान हो, उसका डर ही सबसे विशाल होता है। अकबर ने दोनों को इनाम दिया, धर्मपाल को उसकी चिंता दूर करने के लिए और माधो दास को उसकी मानवता और सबसे बड़े डर को महसूस करने के लिए। बीरबल की इस कहानी ने दरबारियों को सिखाया कि सच्ची शक्ति और सच्चा डर दोनों ही धन या बल में नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं और आंतरिक मूल्यों में निवास करते हैं। ये कहानी अत्यंत विस्तृत और मनोरंजक तत्वों से भरी हुई है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी में कुछ और संवाद जोड़ूं या अकबर बीरबल की कोई दूसरी कहानी सुनाऊं? नया नियम और सिपाही की कड़ी ड्यूटी। शाही घोषणा। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर ने एक नया फरमान जारी किया था। अकबर को कला, कविता और मीठी बातों से बहुत प्रेम था। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति उनके लिए कोई अद्वितीय उपहार लाएगा या उन्हें कोई नई, रोचक कविता सुनाएगा, उसे महल के मुख्य प्रवेश द्वार से सीधे बादशाह के दीवान खास तक बिना किसी रोकटों के आने दिया जाएगा और उसे एक सोने का सिक्का इनाम में मिलेगा। ये घोषणा सुनते ही सभी दरबारी और मंत्री चिंतित हो उठे। जहां पनाह मंत्री अबुल फजल ने विरोध किया। मुख्य द्वार से किसी भी राहगीर को सीधे आपके पास आने देना आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। अकबर ने डिसमिस करते हुए कहा, मेरे सिपाही किस काम के हैं? अगर कोई सिपाही मुझे बिना परमिट के भीतर आने वाले हर आदमी से नहीं रोक सकता, तो वो अपनी ड्यूटी के लायक नहीं है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी सेना कितनी मुस्तैद है। H4 कर्तव्यनिष्ठ सिपाही का आगमन। H4 मुख्य द्वार पर पहरेदारी के लिए एक नया, युवा और अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ सिपाही, जिसका नाम बलदेव था, नियुक्त किया गया। बलदेव स्वभाव से बहुत सीधा और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार था। उसके लिए बादशाह का हर हुक्म पत्थरों पर खींची लकीर की तरह था। उसने अपने मन में कसम खाई कि जब तक वो पहरे पर है, कोई भी अपरिचित व्यक्ति, भले ही वो राजा हो या रंक, बिना सही अनुमति के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगले कुछ दिनों तक बलदेव ने कई कवियों, व्यापारियों और चापलूसों को रोका जो अद्वितीय उपहार का दावा करके महल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बलदेव ने बड़ी निडरता से उन्हें बाहर खदेड़ दिया। अध्याय 2, बीरबल का आगमन और सिपाही की दृढ़ता। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और महल की दीवारें नारंगी रंग में रंगी हुई थी, तभी बीरबल मुख्य द्वार पर पहुंचे। बीरबल उस दिन किसी पड़ोसी राज्य से एक छोटा सा राजनयिक कार्य निपटा कर लौट रहे थे, इसलिए उन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरे पर थकान दिख रही थी। वे जल्दी से दरबार पहुंचना चाहते थे। सिपाही बीरबल ने बलदेव से कहा, मैं बीरबल हूं, तुरंत द्वार खोलो, मुझे बादशाह से जरूरी बात करनी है। बलदेव ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। वो बीरबल को पहचानता था, लेकिन उसके लिए नियम सर्वोपरि था। माफ करना हुजूर, बलदेव ने सख्त आवाज में कहा, बादशाह का हुक्म है कि बिना अद्वितीय उपहार या नई कविता के कोई भी व्यक्ति भीतर नहीं जा सकता। आप बीरबल हैं, ये सच है, लेकिन नियम सबके लिए एक समान है। बीरबल को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने सिपाही की कर्तव्यनिष्ठा देखकर अपनी नाराजगी दबा ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बलदेव, तुम जानते हो कि मैं राजा का प्रधान सलाहकार हूं। मेरे लिए कोई नियम नहीं है, मैं कोई उपहार नहीं लाया हूं, मुझे बस भीतर जाने दो। बलदेव ने अपनी छाती चौड़ी की। हुजूर, आपके लिए कोई नियम नहीं है, पर मेरे लिए नियम है,
और मेरा नियम कहता है कि मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। बीरबल ने सोचा कि इसे सबक सिखाया जाए, पर तभी उन्हें एक विचार आया। इस सिपाही की ईमानदारी अद्भुत है। उन्होंने अपनी योजना बनाई। ठीक है सिपाही, तुम नियम के पक्के हो। मैं तुम्हारे साहस से प्रभावित हूं। मैं एक उपहार लेकर आया हूं, लेकिन यह उपहार केवल बादशाह को देखकर ही प्रकट होगा। अब मुझे जाने दो। बलदेव ने सिर हिलाया। उपहार का नाम बताइए। यदि वो सच में अद्वितीय हुआ तभी जाने दूंगा। बीरबल ने सिपाही की ईमानदारी पर दाव लगाया। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा उपहार एक अद्वितीय कविता है, लेकिन ये इतनी खास है कि मैं इसे बादशाह के सामने ही सुना सकता हूं। सिपाही ने कुछ देर सोचा। ठीक है हुजूर, आप जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने मुझे रोका है और मैं नियम पर अटल रहा हूं, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी का इनाम चाहता हूं। बीरबल हंसे। इनाम? बादशाह ने तो एक सोने के सिक्कों का इनाम रखा है। तुम्हें क्या चाहिए? सिपाही ने धीरे से कहा, मुझे कुछ और नहीं चाहिए हुजूर। बस जब बादशाह आपको उस कविता के लिए 100 सोने के सिक्के इनाम में दे, तो आप उसमें से 50 सिक्के मुझे दे दीजिएगा। यही मेरी ड्यूटी का इनाम होगा। बीरबल ने तुरंत हाँ कर दी। ये तो बहुत ही उचित मांग है। मैं वादा करता हूं, तुम्हें इनाम का आधा हिस्सा मिलेगा। अब मुझे भीतर जाने दो। सिपाही बलदेव ने बीरबल को जाने दिया। अध्याय 3। दरबार में हास्य और बीरबल का उपहार। बीरबल सीधे दीवान खास पहुंचे। अकबर उन्हें देखकर प्रसन्न हुए। आओ बीरबल, आज कैसे आना हुआ? तुम्हें इस द्वारपाल ने रोका नहीं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके सिपाही की कर्तव्यनिष्ठा सराहनीय है। वो नियम का इतना पक्का है कि उसने अपने ही प्रधान सलाहकार को रोक दिया। उसने मुझे तभी जाने दिया जब मैंने ये दावा किया कि मैं आपके लिए एक अद्वितीय उपहार लाया हूं। अकबर उत्सुक हुए, तो कहाँ है वो उपहार? मुझे जल्दी से सुनाओ। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, मेरा उपहार कोई सोना चांदी नहीं, बल्कि एक अद्वितीय कविता है। कृपया इसे ध्यान से सुनिएगा। बीरबल ने कविता सुनानी शुरू की। कविता बहुत ही छोटी थी, सिर्फ 2 पंक्तियों की। जहांपनाह, आपके साम्राज्य में ईमानदारी से बड़ा उपहार कोई नहीं। अकबर ने माथे पर बल डाला। बस, ये क्या बीरबल? ये तो कोई खास कविता नहीं है। ये तो एक साधारण बात है। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं जहांपनाह, ये कोई मजाक नहीं है। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार कहा। ये कविता जितनी साधारण दी खती है, उतनी है नहीं। ये कविता तब अद्वितीय बनी जब आपके सिपाही ने इसे सुनकर मुझे भीतर आने दिया और मुझसे शर्त लगाई कि इसके इनाम में से वो आधा हिस्सा लेगा। बीरबल ने पूरी कहानी विस्तार से बताई कि कैसे सिपाही ने उनसे इनाम का 50% मांगा। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर पहले तो थोड़ा नाराज हुए, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता को समझकर वे भी हंसने लगे। अध्याय 4। सिपाही की परीक्षा और बीरबल का अंतिम न्याय। अकबर ने तुरंत सिपाही बलदेव को दरबार में बुलाया। सिपाही बलदेव, क्या यह सच है कि तुमने बीरबल को रोक दिया और उनसे इनाम का आधा हिस्सा मांगा? बलदेव बिना डरे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हां जहांपनाह, ये सत्य है। मैंने बीरबल हुजूर से 50% इनाम मांगा था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। बीरबल का इनाम था एक सोने का सिक्का। वह भी उन्होंने अपनी चतुराई से कमाया। अगर तुम इसका आधा हिस्सा लोगे तो तुम्हें मिलेगा आधा सोने का सिक्का। क्या तुम इतने बड़े विद्वान से केवल आधे सिक्के का इनाम लेकर संतुष्ट होगे? दरबारी हंस रहे थे कि सिपाही कितना मूर्ख है, लेकिन सिपाही बलदेव ने दृढ़ता से जवाब दिया, जहांपनाह, अगर बीरबल हुजूर का उपहार मात्र एक सिक्का था तो वो उन्हें मुबारक हो। मेरा इनाम आधे सिक्के का भी नहीं है। बलदेव ने अकबर के सामने एक और बात रखी। हुजूर, मेरे लिए,
मेरे कर्तव्य का मूल्य किसी भी सोने के सिक्के से अधिक है। मैंने बीरबल हुजूर को रोका, क्योंकि आप मेरे राजा हैं और आपका हुक्म मेरी प्राथमिकता है। मैंने उनसे आधा हिस्सा इसलिए मांगा ताकि उन्हें ये याद रहे कि नियम तोड़ने के लिए उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, और मेरा लालच नहीं बल्कि मेरी ड्यूटी की दृढ़ता ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। बीरबल ने आगे बढ़कर अकबर से कहा, जहांपनाह, यही मेरी अद्वितीय कविता का अर्थ है। इस सिपाही की ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा ही वो सबसे बड़ा उपहार है जो मैंने आपके लिए ढूंढा है। ये किसी भी सोने के ढेर से अधिक मूल्यवान है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए 100 सोने के सिक्के के लायक हो, और सिपाही बलदेव, तुम अपनी कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए 200 सोने के सिक्के के लायक हो। सिपाही बलदेव को न केवल उसका इनाम मिला, बल्कि उसे तरक्की देकर महल के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर भी नियुक्त कर दिया गया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल एक ईमानदार सिपाही की पहचान की, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से यह भी सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा उपहार है और कर्तव्यनिष्ठा का कोई मोल नहीं होता। ये कहानी अत्यंत मनोरंजक और नैतिक शिक्षा से भरपूर है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीरबल की बुद्धिमानी को दर्शाने वाली कोई और कहानी सुनाऊं? ईर्ष्यालु दरबारियों का षड्यंत्र। परिचय और पृष्ठभूमि। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा में बादशाह अकबर का दरबार हर रोज की तरह बुद्धि और ज्ञान का केंद्र था, जिसका मुख्य आकर्षण थे राजा बीरबल। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी ने उन्हें बादशाह का सबसे प्रिय बना दिया था। लेकिन दरबार में ऐसे कई दरबारी थे जो बीरबल की इस लोकप्रियता से अंदर ही अंदर जलते थे। इनमें से मुख्य थे मुल्ला दो प्याजा और फतेह खान, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने के मौके तलाशते रहते थे। एक दिन दरबार में एक नया अमीर व्यापारी आया। उसने बादशाह को तोहफे में ईरान से लाए गए 2 बेहतरीन नस्ल के अरबी घोड़े दिए। घोड़े इतने सुंदर और मजबूत थे कि अकबर उन्हें देखकर मुग्ध हो गए। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम इन घोड़ों को देखो। क्या तुमने कभी ऐसी शाही सवारी देखी है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके साम्राज्य में घोड़ों की कमी नहीं है, पर यह सचमुच बेजोड़ है। परंतु मेरी सवारी इनसे भी ज्यादा शानदार होती है। H4 ईर्ष्या की आग H4। ये सुनते ही दरबारी खुसफुसाने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। वाह बीरबल, आपकी सवारी इन शाही घोड़ों से भी शानदार। क्या आप हाथी पर सवार होते हैं या फिर किसी सोने की पालकी में? मुल्ला ने व्यंग्य किया। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मुल्ला साहब, मेरी सवारी इन सब से अलग है। ये मेरी निजी और सबसे अद्भुत सवारी है। फतेह खान ने चुगली का मौका देखकर बादशाह को भड़काया। जहांपनाह, बीरबल अहंकार में आकर आपसे झूठ बोल रहे हैं। वे केवल आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। उन्हें चुनौती दीजिए कि वे कल दरबार में अपनी सबसे अद्भुत सवारी पर सवार होकर आएं। अगर वो घोड़ा या हाथी निकला तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है। बादशाह अकबर भी उत्सुक हो उठे। उन्होंने सोचा कि बीरबल जरूर कोई अजीब जानवर लेकर आएंगे। ठीक है बीरबल, अकबर ने घोषणा की, कल सुबह तुम्हें अपनी सबसे अद्भुत सवारी पर सवार होकर दरबार आना होगा। अगर तुम्हारी सवारी वाकई अद्भुत न हुई तो तुम्हें दरबारी झूठा घोषित किया जाएगा और कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने दरबारियों की ओर एक रहस्यमय मुस्कान फेंकी और वहां से चले गए। अध्याय 2, बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल घर पहुंचे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? दरबार में फिर कोई नई चुनौती मिली है? बीरबल ने उन्हें पूरी बात बताई। उनकी पत्नी हंसी। महल से सुंदर अरबी घोड़ों से अच्छी सवारी क्या हो सकती है? बीरबल ने कहा, मुल्ला और फतेह खान ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। वे जानते हैं कि मेरे पास कोई शाही सवारी नहीं है। अगर मैं घोड़े या हाथी पर आया
तो वे कहेंगे कि ये अकबर के पास पहले से थे। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो अद्वितीय हो और उनकी मूर्खता को सबके सामने लाए। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं गए। अकबर इंतजार करते रहे, पर बीरबल नहीं आए। H4 षड्यंत्रकारियों की खुशी। H4 मुल्ला दो प्याजा और फतेह खान खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मुल्ला ने कहा, देखा जहांपना। बीरबल डर गया। वो अपनी सवारी लेकर नहीं आया क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। फतेह खान ने जोड़ा, या हो सकता है वो किसी ऊंट या गधे को लेकर आना चाहता हो जो उसकी सबसे अद्भुत सवारी हो। अकबर ने थोड़ा चिंतित होकर अपने सैनिकों को बीरबल के घर भेजा। सैनिकों ने लौटकर बताया, जहांपनाह, बीरबल हुजूर तैयार है। उन्होंने कहा है कि वो अपनी सबसे अद्भुत सवारी पर आ रहे हैं, पर उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा। अकबर और दरबारी और भी उत्सुक हो गए। अध्याय 3 बीरबल की अद्भुत सवारी का आगमन। थोड़ी देर बाद दरबार के बाहर जोरदार शोरगुल शुरू हो गया। हर कोई खिड़की से बाहर झांकने लगा। अंततः बीरबल दरबार में प्रवेश किए, लेकिन जिस दृश्य को देखकर सबने अपनी आंखें मल ली वो अविश्वसनीय था। बीरबल किसी घोड़े या हाथी पर नहीं, बल्कि एक लकड़ी के छोटे से डंडे पर बैठे थे। वो उस डंडे को अपने पैरों के बीच दबाए हुए थे, जैसे कि बच्चे खेलते समय लकड़ी के डंडे को घोड़ा बनाकर दौड़ते हैं। वो धीरे धीरे डंडे पर सवार होकर पूरी शान से दरबार के बीचों बीच पहुंचे। उनके चेहरे पर वही रहस्यमय मुस्कान थी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। इसके बाद सभी दरबारी और यहां तक कि बादशाह अकबर भी ठहाके लगाकर हंस पड़े। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, बीरबल, ये क्या मजाक है? क्या यही तुम्हारी सबसे अद्भुत सवारी है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि एक लकड़ी का डंडा ईरान के अरबी घोड़ों से भी अच्छा है? H4 बीरबल का शानदार जवाब। H4 बीरबल पूरी तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे थे। जहांपनाह, ये कोई मजाक नहीं है। यही मेरी सबसे अद्भुत सवारी है और मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं। बीरबल ने समझाया, अद्वितीयता, यूनिकनेस। जहांपनाह, आपके अस्तबल में अरबी घोड़े हैं, पर क्या आपके पास ये डंडा घोड़ा है? नहीं, ये अद्वितीय है। स्वामित्व, ऑनरशिप। आपके घोड़ों को खाने के लिए शाही खजाना खर्च होता है। उनकी देखभाल के लिए सेवक लगते हैं। ये सवारी मेरी निजी है। इसे न दाना चाहिए, न पानी। इसे न सेवक चाहिए, न अस्तबल। ये सवारी कभी बीमार नहीं पड़ती, कभी चोरी नहीं होती। गति और सीमा, स्पीड एंड लिमिट, सबसे महत्वपूर्ण बात। जहांपनाह, आपके घोड़े आपको केवल वहां ले जा सकते हैं जहां उनके पैर जा सकते हैं, लेकिन मेरी ये सवारी मुझे मेरी कल्पना की दुनिया में ले जाती है। जब मैं इस पर सवार होता हूं तो मैं एक पल में पूरी दुनिया घूम सकता हूं, सितारों तक जा सकता हूं और वापस आ सकता हूं। क्या आपके अरबी घोड़े ये कर सकते हैं? दरबारी चकित रह गए। मुल्ला दो प्याजा और फतेह खान का मुंह खुला का खुला रह गया। जहांपनाह, मेरी सवारी केवल एक लकड़ी का डंडा नहीं है। ये कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन है, और दुनिया में कल्पना से तेज, कल्पना से सस्ती और कल्पना से अद्भुत सवारी कोई नहीं है। अध्याय 4 षड्यंत्रकारियों को दंड। बीरबल के तर्कों से अकबर बेहद प्रभावित हुए। उन्हें महसूस हुआ कि बीरबल ने उनकी चुनौती को हास्य और दर्शन के सर्वोच्च स्तर पर ले जाकर पूरा किया है। अद्भुत, सचमुच अद्भुत, बीरबल, अकबर ने जोर से कहा, तुम अपनी बुद्धिमत्ता में अद्वितीय हो। फिर अकबर ने मुल्ला दो प्याजा और फतेह खान की ओर देखा। उनकी आंखें अब गुस्से से लाल थी। तुम दोनों, तुमने बीरबल की ईमानदारी पर शक किया और उन्हें फंसाने की कोशिश की। तुमने समझा कि बीरबल का अर्थ केवल भौतिक चीजों से है। तुमने बीरबल को चुनौती दी कि वो अपनी सबसे अच्छी सवारी लेकर आए। बीरबल ने तुरंत बीच में हस्तक्षेप किया। जहांपनाह, इन दोनों दरबारियों को दंड मत दीजिए। ये दोनों मेरे मित्र हैं और इन्होंने ही
मुझे अपनी सबसे अद्भुत सवारी दिखाने का मौका दिया है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे कहने पर मैं इन्हें माफ करता हूं, लेकिन इन्हें तुम्हारी अद्भुत सवारी की कीमत जरूर चुकानी होगी। अकबर ने आदेश दिया, मुल्ला दो प्याजा और फतेह खान, चूंकि तुम बीरबल की सवारी से ईर्ष्या करते थे, इसलिए तुम दोनों को बीरबल की इस अद्वितीय सवारी पर सवार होकर एक एक चक्कर पूरे दरबार का लगाना होगा। जब तक तुम दोनों इस पर बैठकर पूरी तरह से नहीं हंसोगे, तब तक तुम दरबार से बाहर नहीं जा सकते। H4 मूर्खों की सवारी H4। ये सुनकर मुल्ला और फतेह खान के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वे दोनों बादशाह के सामने एक लकड़ी के डंडे को अपने पैरों के बीच फंसाकर बच्चों की तरह सवारी करने लगे। दरबारियों को यह दृश्य देखकर और भी मजा आया। मुल्ला तो लड़खड़ा भी गया। वे दोनों शर्मिंदगी और गुस्सा दबाकर हंसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हंसना नहीं आ रहा था। बीरबल ने उन्हें देखकर कहा, मुल्ला साहब, अपनी कल्पना का प्रयोग कीजिए। सोचिए कि आप किसी उड़ने वाले घोड़े पर हैं। ये अद्भुत सवारी है। आखिरकार बेइज्जती से बचने के लिए वे दोनों नकली हंसी हंसे और भागकर दरबार से बाहर चले गए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी सवारी के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और कल्पना का धन भौतिक धन से कहीं अधिक मूल्यवान और अद्भुत होता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का नैतिक सार बताऊं या अकबर बीरबल की कोई और किस्सा प्रस्तुत करूं? कवि का अभिमान और दरबार की बहस, शाही घोषणा और एक प्रतिभाशाली कवि। मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में कला और ज्ञान के महान संरक्षक माने जाते थे। उनका मानना था कि किसी भी कलाकार की कला का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इसी कारण उनके दरबार में दूर दूर से कवि, संगीतकार और चित्रकार अपनी प्रतिभा दिखाने आते थे। एक दिन फारस, ईरान से एक अत्यंत प्रतिभाशाली कवि दरबार में आया, जिसका नाम था फरीद खान। फरीद ने बादशाह की शान में एक ऐसी कविता सुनाई जिसकी उपमा पूरे दरबार ने कभी नहीं सुनी थी। कविता में अलंकारों का ऐसा अद्भुत प्रयोग था कि दरबार में बैठे सभी दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। कविता समाप्त होने पर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बादशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हुए और खुशी से चिल्ला उठे, वाह वाह फरीद खान, तुम्हारी कविता बेजोड़ है। तुम्हारे शब्दों में सरस्वती का वास है। H4 कवि का अहंकार H4। बादशाह ने फरीद खान को इनाम देने का निश्चय किया। मांगो कवि, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, हीरे, गांव की जमीन? तुम जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। फरीद खान, जो अपनी कला पर बहुत अभिमान करता था, ने अदब से झुककर कहा, जहांपना, आप महान हैं, पर मेरी कला, मेरी कविता अमूल्य है। इसका मूल्य सोने चांदी या जमीन से नहीं आंका जा सकता। इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसा मांगना चाहता हूं जो मेरे ज्ञान और मेरी कला के मूल्य को दर्शाए। अकबर ने पूछा, तो क्या मांगते हो? फरीद खान ने बड़े गर्व के साथ कहा, मैं 1,00,000 सोने के सिक्के चाहता हूं। मेरी कविता की कीमत कम से कम इतनी ही है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। 1,00,000 सोने के सिक्के, ये एक छोटी रियासत का वार्षिक राजस्व था। H4 दरबार में बहस H4। दरबारी मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत विरोध किया। जहांपनाह, ये सरासर बेईमानी है। एक कविता के लिए 1,00,000 सिक्के, ये तो अत्यधिक है। कला अमूल्य हो सकती है, पर एक राजा का खजाना नहीं लुटाया जा सकता। दूसरे दरबारी फतेह खान ने कहा, हुजूर, कवि की कविता अच्छी थी, पर उसकी मांग मूर्खतापूर्ण है। हम कवि को 1,000 सिक्के दे सकते हैं, पर 1,00,000 नहीं। बादशाह भी दुविधा में थे। वो कवि को निराश नहीं करना चाहते थे, पर 1,00,000 सिक्के देना भी अनुचित लग रहा था। बीरबल हमेशा की तरह चुप थे। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? क्या इस कवि की कला का मूल्य 1,00,000 सोने के सिक्के हैं? बीरबल ने सिर झुकाया। जहांपनाह,
किसी भी कला का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि खरीदने वाला उसका क्या मूल्य लगाता है। लेकिन कवि की मांग बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी कविता उसके लिए अमूल्य है। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे 1 लाख सिक्के दे दूं? अकबर ने पूछा। नहीं, जहांपनाह, बीरबल ने रहस्यमय ढंग से कहा। मैं चाहता हूं कि आप कवि को इनाम जरूर दें, पर यह इनाम ना आप देंगे और ना आपका खजाना। इस इनाम का मूल्य मैं तय करूंगा, और ये इनाम मैं कवि को अपनी जेब से दूंगा। अकबर और फरीद खान दोनों चौंक गए। अध्याय 2, बीरबल का वादा और कवि का अपमान। बीरबल ने फरीद खान की ओर देखा। कविराज, आप मेरी बात मानेंगे? मैं आपको 1 लाख सोने के सिक्के नहीं दूंगा, पर मैं आपको आपकी कला का वो मूल्य दूंगा जो सही मायने में आपकी कविता के बराबर होगा। फरीद खान, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे सुन चुका था, सहमत हो गया। उसे लगा कि बीरबल जरूर कोई बड़ी योजना बना रहे होंगे। बीरबल ने अकबर से आज्ञा ली और फरीद खान को लेकर दरबार से चले गए। H4 कवि का अपमान। H4 बीरबल कवि को सीधे शाही अस्तबल ले गए, जहां महल के सैकड़ों घोड़े, हाथी और ऊंट रखे जाते थे। अस्तबल में चारों ओर गंदगी थी और तेज बदबू आ रही थी। बीरबल ने कवि से कहा, कविराज, आपको अपनी कविता का मूल्य पाने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी सेवा करनी होगी। फरीद खान ने पूछा, कैसी सेवा? बीरबल ने एक गंदे बर्तन की ओर इशारा किया जो घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता था। यह बर्तन बहुत गंदा है। आपको इस बर्तन में अस्तबल की गंदगी भरकर महल के मुख्य द्वार तक ले जाना होगा। फरीद खान गुस्से से कांप उठा। क्या मैं, एक महान कवि जिसने बादशाह को मंत्र मुक्त कर दिया, इस गंदगी को उठाऊंगा? यह मेरा अपमान है। बीरबल ने शांति से कहा, कविराज, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने ही कहा था कि आपकी कला अमूल्य है, जिसका मूल्य सोना चांदी नहीं हो सकता। तो ये गंदगी ही आपकी परीक्षा है। अगर आप सचमुच अपनी कला को इतना अमूल्य मानते हैं कि उसके लिए कोई भी त्याग करने को तैयार है, तो ये तुच्छ काम कीजिए, वरना अपनी 1 लाख की मांग वापस लीजिए। कवि फरीद खान का अहंकार टूट गया। उसने सोचा कि ये अपमान सहकर अगर 1 लाख सिक्के मिल जाए तो कोई बुराई नहीं है। उसने मन मारकर रूमाल से नाक बंद करके वो गंदा बर्तन उठाया और महल के मुख्य द्वार तक ले गया। अध्याय 3, ज्ञान का वास्तविक मूल्य। जब कवि गंदगी का बर्तन लेकर मुख्य द्वार पर पहुंचा, तो वहां पहले से ही बीरबल के सेवक खड़े थे। बीरबल के सेवक ने कवि से कहा, कविराज, बीरबल हुजूर ने कहा है कि आप इस बर्तन में जितनी गंदगी भर कर लाए हैं, उसके बदले में आपको केवल 1 सिक्का मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। फरीद खान चिल्ला पड़ा, 1 सिक्का? मैंने 1 लाख सिक्के मांगे थे। मैंने इतना बड़ा अपमान सहा और तुम मुझे 1 सिक्का दे रहे हो? मैं बीरबल को नहीं छोड़ूंगा। गुस्से से भरा हुआ फरीद खान वापस दरबार में गया, जो अभी भी लगा हुआ था। जहांपनाह, फरीद खान ने शिकायत की, बीरबल ने मेरा घोर अपमान किया है। उन्होंने मेरी अमूल्य कविता के बदले में मुझे अस्तबल की गंदगी ढोने को कहा और फिर केवल 1 सिक्का दिया। पूरा दरबार हंसने लगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये क्या है? तुमने मेरी ओर से कवि का मजाक क्यों बनाया? बीरबल ने खड़े होकर बड़ी विनम्रता और गंभीरता से जवाब दिया, जहांपनाह, मैंने कोई मजाक नहीं बनाया। मैंने केवल कवि की मांग के अनुसार उसकी कला का वास्तविक मूल्य चुकाया है। बीरबल ने अपनी बात स्पष्ट की। ज्ञान का मूल्य, वैल्यू ऑफ नॉलेज, जब इस कवि ने अपनी कविता सुनाई, तो उसने अपनी कला और अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन किया। कला और ज्ञान का मूल्य तभी तक अमूल्य होता है जब तक उसे बेचा नहीं जाता। जैसे ही ज्ञान बेचा जाता है, उसका मूल्य उस समय की आवश्यकता और बाजार के नियमों के अधीन हो जाता है। शारीरिक श्रम का मूल्य, वैल्यू ऑफ फिजिकल लेबर। लेकिन जब मैंने कवि से गंदगी ढोने को कहा, तो उसने शारीरिक श्रम किया।
इस प्रकार के तुच्छ और गंदे काम का मेहनताना बाजार में केवल एक सिक्का ही होता है। कविराज। बीरबल ने फरीद खान की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी कविता अमूल्य थी, पर तुमने उसे बेचकर उसका मूल्य शारीरिक श्रम के मूल्य के बराबर कर दिया। तुमने ज्ञान की कीमत अस्तबल की गंदगी ढोने के बराबर लगा दी। मेरी गलती नहीं है। तुम्हारी कला का मूल्य उस गंदगी के बराबर है जिसे तुमने बेचने के लिए उठाया। अध्याय 4। अकबर का सबक और बीरबल का न्याय। फरीद खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसने अपने ज्ञान पर इतना अहंकार किया कि उसका मूल्य मिट्टी के बराबर कर दिया। अकबर ने अब अपनी गद्दी से उठकर फरीद खान को एक महत्वपूर्ण सबक दिया। कवि, तुम्हें बीरबल के न्याय को समझना चाहिए। ज्ञान और कला की मांग लालच से नहीं, बल्कि सादगी और सम्मान से करनी चाहिए। जब तुमने